जहाँ मामला वन फिट फॉर ऑल अप्रोच का नहीं बनता, जहाँ जो है कस्टमाइज्ड अप्रोच चाहिए, वहाँ मेंटरशिप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। PYQ बड़ा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, लेकिन आप जितने बच्चों से बात कीजिए तो उनको पता ही नहीं कि प्रोसीजर क्या है एनालिसिस का, कैसे करें एनालिसिस। ये मुखर्जी नगर इकोसिस्टम देता है आपको। जब आप मुखर्जी नगर में या किसी भी एक हब में रहते हो तो वहाँ जो सफल प्रत्याशी रहे हैं आप उनसे भी मिलते हो, जो असफल प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी मिलते हो, और सफल और असफल दोनों तरह के प्रत्याशियों से या कैंडिडेट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जब सकारात्मक पहलू है तो वहाँ कुछ चुनौतियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी डीमोटिवेटिंग हो सकती है, लेकिन इसी में फिर ये हब है तो ये आपको सकारात्मक ऊर्जा देने का भी काम करता है। तो सिर्फ वो जो एक दिमाग में हमारा परसेप्शन होता है कि 15-15 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं, ओवर नहीं करना है हमें। जितने आपकी जीवन का तरीका सरल होगा, जितना आपका व्यक्तित्व सरल होगा, उतनी ही संभावना बनती है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। यूपीएससी की तैयारी पर आधारित बातचीत की श्रृंखला में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और आज की बातचीत का हमारा जो टॉपिक है वो है यूपीएससी की तैयारी के लिए जो स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है, और स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर को देने वाला एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है जो देश के विभिन्न विभिन्न स्थानों पे हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित केंद्र है मुखर्जी नगर। तो हम लोग इससे ही जुड़े विभिन्न आयामों पर बातचीत करेंगे, और इस बातचीत में हमारे सवालों का जवाब देने के लिए विजन आईएएस के 2 सीनियर फैकल्टी हैं, सोना मैम और इंद्रजीत सर। मैम आपका स्वागत है। सर आपका स्वागत है। मैम, अब मैं इस बातचीत के क्रम को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा, और मैं पूछना चाहता हूँ कि यूपीएससी की तैयारी के लिए ओवरऑल किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिन्हें एस्पिरेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और जिन्हें ध्यान में रखकर कहीं किसी केंद्र पर जाना चाहिए? सबसे पहले और सबसे मूलभूत तो है कि एक विद्यार्थी के पास पाठ्यक्रम और विगत वर्षों के प्रश्न पत्र होने चाहिए, और यहाँ पर ध्यान रहे कि सिर्फ होने से काम नहीं चलेगा, बच्चे के पास पाठ्यक्रम और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी अच्छी समझ भी होनी चाहिए। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो नंबर आता है मटीरियल का, और ध्यान रहे कि जो मटेरियल हो वो भी टाइम टू टाइम अपडेट होता रहे, ताकि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है वो स्टूडेंट तक पहुँच जाए। अब ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझा, सिलेबस को समझा, आपके पास अच्छा गुणवत्ता वाला मटेरियल भी है। अब इसके बाद नंबर आता है पढ़ाई का। अब पढ़ाई के लिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें ये आत्मविश्वास होता है कि वह स्वयं से पढ़ के भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ बच्चों को पढ़ाई के क्रम में या दौर में ऐसा लगता है कि नहीं, हमें किसी सहायता की ज़रूरत है ना, ताकि हम अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करते हुए अपनी तैयारी को पूरा कर पाए, तो ऐसे में भूमिका आती है मार्गदर्शन करने वाली फैकल्टी की। तो यहाँ पर कोचिंग संस्थान या फैकल्टी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। अब इसी क्रम को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तो एक बच्चा तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन वो सही दिशा में पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा, ये हम कैसे इंश्योर करेंगे? तो इसे सुनिश्चित करने के लिए फिर महत्वपूर्ण भूमिका आती है मॉक टेस्ट की। वो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर, मेंस परीक्षा को लेकर, बच्चे का ऑप्शनल टेस्ट होता है, सबको लेकर ये जो मॉक टेस्ट है ये अहम भूमिका अदा करते हैं। चलिए, हम मानते हैं कि एक बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन जैसा कि हमने देखा है तैयारी 2 या 3 महीने तक सीमित नहीं है। ये कोई वन डे प्रतिस्पर्धी एग्ज़ाम नहीं है। लगभग एक बच्चे को 1 से 1.5 वर्ष तो लगता ही लगता है, और जैसा आपने भी देखा होगा सर कि कुछ मामलों में तो बच्चे दूसरे, तीसरे या चौथे अटेम्प्ट तक इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर पाते हैं, और इतना धैर्य भी वो दिखा पाते हैं। तो ऐसे में आप मोटिवेट रहें, ये बहुत ज़रूरी है। अलग अलग तरह के जीवन के चैलेंज आपके सामने आते हैं, आप उनका सामना कर पाएँ और आप अपने पथ पर अडिग रहें, इस हेतु आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो होते हैं मेंटर्स। आपके डाउट एकेडमिक्स भी हो सकते हैं, नॉन एकेडमिक्स तरह के डाउट्स भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं अपने अनुभव से बताऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कार्य भी कर रहे होते हैं, यानी वो वर्किंग प्रोफेशनल है, उसके साथ वो तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे में समय प्रबंधन की उनको विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है। कुछ ऐसी महिलाओं से भी मैं मिली हूँ जो विवाहित हैं,
घरेलू दायित्व भी हैं, उसके बावजूद अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाह रही हैं, तो उनके लिए जो उनकी रणनीति होगी वो अन्य विद्यार्थियों से थोड़ी अलग होगी। तो ये जहाँ मामला वन फिट फॉर ऑल अप्रोच का नहीं बनता, जहाँ जो है कस्टमाइज्ड अप्रोच चाहिए, वहाँ मेंटरशिप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। और आज के समय में तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ से बहुत सारी सीख, बहुत सारी चीज़ें एक बच्चे को जानने को मिलती है। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जिन पर या जिन के संदर्भ में तैयारी करते समय एक बच्चे को काम करना चाहिए या ध्यान रखना चाहिए। मतलब मैम एक बहुत ही लंबी लिस्ट है जी। जिसमें कि एकेडमिक नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स हैं। मतलब पढ़ाई ही नहीं बल्कि उस प्रॉपर गाइडेंस की भी आवश्यकता होती है एक स्पेसिफिक एटमॉस्फेयर को क्रिएट करने में। तो सर इससे ही जुड़ा हुआ अगला सवाल मेरे मन में है कि मुखर्जी नगर को इन सारे आधारों पर कैसे एक खास बनाता है, ये खास स्थिति प्रदान करता है सर, इसके बारे में सर थोड़ा हमें बताएं। आप जब सिलेबस यूपीएससी का मेंस का देखेंगे तो उसमें ज्योग्राफी में, ह्यूमन ज्योग्राफी में एक टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मुखर्जी नगर ही क्यों हब बना, उसमें अब जितने हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री के लिए क्या क्या कारक होते हैं, तो मुखर्जी नगर पूरा फिट बैठता है। एक तो उसका लोकेशन, मुखर्जी नगर का लोकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से जस्ट बगल में, आधा किलोमीटर भी नहीं। और क्या है कि जब पहले भी जैसे कि इलाहाबाद हब था तो वहाँ भी यूनिवर्सिटी के कारण बना था, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी में जो खासकर ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसमें बड़ा विशेषज्ञ चाहिए जो आपको सलाह देंगे। फिर एस्से, आर्ट ऑफ एस्से राइटिंग में आपको विशेषज्ञ सलाह देंगे। तो यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा सहायता मिलता था। दूसरी बात कि जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होते हैं उसके बच्चे काफ़ी यूपीएससी की तैयारी करते हैं, खासकर जो आर्ट्स के जो यूनिवर्सिटी हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से में बच्चे पढ़ते हैं और यही बगल में आधा किलोमीटर पे आके वो अपना क्लास करते हैं, तो उनको बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं जाना पड़ता है। दूसरी बात कि मुखर्जी नगर के जो आसपास जो एरिया है वो चूँकि 40-50 साल हो चुका है इसको धीरे धीरे हब बनते हुए, तो इकोसिस्टम बन गया है स्टूडेंट के लिए। जैसे कि जो कल्चर है, जैसे रात में 12 बजे भी आप बत्रा पे जाएं मुखर्जी नगर में तो आप इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। रात में बच्चे रात भर पढ़ते हैं, 4 बजे जाके चाय पीते हैं बत्रा पे, 2 बजे जाके पराठे खाते हैं बत्रा पे, लेकिन कोई सेफ्टी इशू नहीं है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, किसी के लिए सेफ्टी इशू आपको नहीं दिखेगा मुखर्जी नगर में। उसके अलावा जो रेंट का है, तो मुखर्जी नगर में थोड़ा सा महंगा है कंपेरेटिवली आसपास के क्षेत्र का, लेकिन किसी बच्चे को अगर पैसे कम हैं तो थोड़ा वो दूर चले जाते हैं, वजीराबाद चले गए, थोड़ा और दूर चले गए। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि मेट्रो तक आने का जो पैसा लगता है वो 10 रुपये ही लगता है हर जगह से। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है मुखर्जी नगर में। और आप दूसरा चीज़ आप देखेंगे कि मुखर्जी नगर में जैसे सभी बेस्ट कोचिंग तो हैं ही, साथ में ऑप्शनल के भी खूब सारे कोचिंग हैं, एक से एक बढ़िया फैकल्टी हैं ऑप्शनल के। तो जो यूपीएससी की तैयारी में, जैसे मैम ने कहा कि वन डे एग्ज़ाम है नहीं, और ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रीलिम्स है, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें काफ़ी आपको विशेषज्ञ की सहायता चाहिए। तो बच्चा कहीं जीएस पढ़ रहा है, कहीं पे ऑप्शनल पढ़ रहा है, कहीं पे टेस्ट दे रहा है, कहीं किसी और कोचिंग के मेंटर्स के पास जा रहा है, तो होलिस्टिक उसको सपोर्ट मिलता है। ऐसे तो अभी लगभग सारी कोचिंग और अच्छी कोचिंग आपको ऑनलाइन भी सुविधा देता है, बहुत सारे बच्चे घर से भी पढ़ते हैं। लेकिन घर पे क्या है कि हो सकता है ऐसा कि आप सिलोज में चले गए हैं अपने ही, चूँकि किसी पीयर ग्रुप से आप मिले नहीं, कुछ गलती कर रहे हैं और हर अटेम्प्ट में वो गलती करते जा रहे हैं। जैसे कि हम तैयारी जब करने आए थे और मुझे प्रीलिम्स से बहुत डर लगता था, तो मुझे किसी ने कहा कि एक लड़का है वो हर साल प्रीलिम्स निकालता है और जीएस में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं उसको। तो जब आया, घर गया हुआ था, जब उससे मिले तो उस समय पीवाईक्यू का इतना ट्रेंड नहीं था कि लोग पीवाईक्यू एनालिसिस करते हैं, वो लड़का करता था। उसने मुझे कहा कि पीवाईक्यू का बुक खरीदो और उसको रगड़ डालो, जम के उसको एनालिसिस करो, और उस कारण से प्रीलिम्स फिर रुका नहीं। क्योंकि पीवाईक्यू अगर वो लड़का नहीं बताता कि कैसे, एक चीज़ और बताता हूँ कि जैसे कि टॉपर यूट्यूब पे भी आके बोल देते हैं कि भाई टॉपर्स कॉपी एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना, लेकिन आप जितने बच्चों से बात कीजिए तो उनको पता ही नहीं कि प्रोसीजर क्या है एनालिसिस का, कैसे करें एनालिसिस।
ये मुखर्जी नगर इकोसिस्टम देता है आपको। और जो तीसरा स्टेज भी है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम लोग लेमन टर्म में इंटरव्यू बोल देते हैं। मैम ने जैसे कहा कि पीयर ग्रुप की बात, तो जो हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ क्या है कि बचपन से जैसे गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं या फिर सामान्य यूनिवर्सिटीज़ से पढ़े हैं, वहाँ पे पर्सनालिटी पे काम होता ही नहीं, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती ही नहीं, तो पर्सनालिटी इशू तो होता है। अब इसमें सुधार की आवश्यकता है, तभी आपको अच्छा नंबर आएगा। और ये सुधार कैसे होगा? आपका संगत किन लोगों के साथ है, कैसे बुक्स आप पढ़ रहे हैं, कैसा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इन सब चीज़ों से धीरे धीरे पर्सनालिटी आपका इम्प्रूव होता है। मुखर्जी नगर में चूँकि अलग अलग राज्य से बच्चे आते हैं, अलग अलग ऑप्शनल के बच्चे हैं, वो अपना पर्सपेक्टिव जब बैठते हैं चाय पे डिस्कस करते हैं, तो फिर क्या होता है कि वो धीरे धीरे आपका पर्सनालिटी इम्प्रूव होता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उसमें विविधता हो। तो ओवरऑल मुखर्जी नगर पूरा इकोसिस्टम देता है आपको। आपके पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई गलतियां कर रहे हैं तो बार बार ना करें, कोई ना कोई आपको बता देगा। कुल मिलाकर सर मतलब आपके कहने का मतलब है कि ये जो सेंटर है एक केंद्र के रूप में यहाँ इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काफ़ी मौका मिलता है और वो भी विविधतापूर्ण है। मतलब डिफरेंट स्टेट से आए हुए स्टूडेंट्स, डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए स्टूडेंट एक साथ रहकर एक सही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स को, किसी भी एस्पिरेंट्स को काफ़ी सहायता मिल सकती है, जैसे कि आपने अपना ही उदाहरण दिया सर। बिल्कुल जी सर। तो मैम इसी सवाल से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ कि कैसे ये प्रतिस्पर्धी माहौल में भी ये कन्वर्ट हो जाता है ये माहौल, और प्रतिस्पर्धा नो डाउट किसी भी कंपटीशन के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, तो मैम इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये प्रतिस्पर्धी माहौल ही है जिसके चलते प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में छात्र देश के विभिन्न भागों से, अगर वो हिंदी माध्यम विद्यार्थी है तो मुखर्जी नगर की तरफ बढ़ते हैं, और अगर वो अंग्रेजी माध्यम विद्यार्थी है तो सामान्यतः करोल बाग की तरफ बढ़ते हैं। अब ये प्रतिस्पर्धी माहौल चाहिए क्यों, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो अगर मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूं तो एक कारण स्पष्ट समझ में आता है। जब आज के समय में दुनिया इतनी डिजिटलीकृत हो चुकी है, जब कक्षाएं विद्यार्थियों को ऑनलाइन मिल रही है, फिर भी बच्चों को क्यों पढ़ने के लिए आना पड़ता है। जब हम इस प्रश्न का उत्तर खोजें तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कि प्रतिस्पर्धी माहौल कितना जरूरी है। क्यों? क्योंकि घर पे बैठकर जब आप पढ़ते हैं, जैसे सर ने कहा, आप बिल्कुल अलग थलग हो जाते हो। आप अपने समकक्ष जो दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको नहीं देख पाते हो, तो आपको वो मोटिवेशन नहीं मिल पाती है। जब आप मुखर्जी नगर में या किसी भी एक हब में रहते हो तो वहाँ जो सफल प्रत्याशी रहे हैं आप उनसे भी मिलते हो, जो असफल प्रत्याशी रहे हैं उनसे भी मिलते हो, और सफल और असफल दोनों तरह के प्रत्याशियों से या कैंडिडेट से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो ये आपकी लर्निंग होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सदैव आप खुद गलती करें, उस गलती के माध्यम से सीखें। जैसे सर ने अपना अनुभव साझा किया, प्रीलिम्स को लेकर इनको PYQ एनालिसिस की सलाह मिली। हो सकता है इनको सही समय पर सही सलाह ना मिलती तो काफ़ी सारे अटेम्प्ट प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के स्ट्रगल में ही चले जाते। तो ये फ़ायदा है कि आप दूसरों की गलतियों से और दूसरों की अच्छी जो बातें हैं उनसे सीख सकते हो। ये कॉम्पिटिटिव एज आपको जो एक हब या एक सेंटर होता है वहीं पर मिलती है। इसके अलावा टॉपर से भी आपकी मुलाकात होती रहती है, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि उन्होंने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो ओवरऑल अगर मैं कहना चाहूँ तो जो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल जाता है। कारण क्या है ना सर, कि देखिए जैसा मैंने पहले बताया, तैयारी कोई 2-3-4 महीने तक तो सीमित है नहीं, आपको लंबे समय तक अपने आप को तैयारी के मैदान में रखना है। तो आपको ईंधन या ऊर्जा की भी आवश्यकता पड़ेगी। आंतरिक आपका जो मोटिवेशन है एक लेवल तक काम करता है, लेकिन अनेक बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप कोशिश करते करते बीच में थक जाते हैं। तो उस थकावट को फिर से ऊर्जा में बदलने का काम करता है कॉम्पिटिटिव माहौल। आप देख रहे हो कि आपकी तरह सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा का जो दबाव आप अनुभव कर रहे हो वो सारे बच्चे अनुभव कर रहे हैं। तो एक जो बड़ी ही फेमस पंक्ति है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो वो तुलना, वो ऊर्जा, वो सब आपको एक हब या एक सेंटर से मिल सकती है। और आई थिंक उस हब या सेंटर की भूमिका हिंदी माध्यम विद्यार्थियों के लिए लंबे समय से मुखर्जी नगर निभाता रहा है। अब आप लोग दोनों लोगों की बातचीत से मुझे ये पता चल रहा है कि मतलब मुखर्जी नगर में सारी सुविधाएं तो हैं ही, मतलब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर। तो सर इसके साथ साथ जैसा सर
मैं आप पे आना चाहूँगा कि सर पहले आपने बताया भी था कि सारी सुविधाएं तो हैं ही, इसके साथ साथ क्या विजन आईएएस जैसी संस्थान भी हैं यहाँ पे, तो उनके द्वारा कौन सी स्पेसिफिक कुछ सुविधाएं दी जा रही हैं, उत्कृष्ट सुविधाएं दी जा रही हैं जिसके लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जाने उसके बारे में? सर उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। आदित्य, विजन के बारे में बताते हैं, उसके पहले एक चीज़ मिस हो गया, मैं उसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जी सर। जब हम तैयारी करने आए थे 2012 की ईस्वी की बात है, तो उस समय मुखर्जी नगर में इंग्लिश मीडियम के बच्चे बहुत रहते थे। कुछ कोचिंग भी अच्छी थी इंग्लिश मीडियम के, और हिंदी मीडियम के तो थे ही। कुछ कारण ऐसे हुए, कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि कोचिंग इंग्लिश मीडियम का मुखर्जी नगर से चला गया, और ये 4-5 साल नहीं रहा वहाँ पे कोचिंग। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी वहाँ पे नहीं मिलते थे। जब मैं आया था तो काफ़ी बच्चे मिलते थे, काफ़ी बच्चे, मतलब चाहे वो आईआईटी के हो, चाहे वो आईएम के हो, काफ़ी बच्चे मुझे मुखर्जी नगर में मिले। अब क्या हुआ कि इधर मैंने देखा कि कुछ अच्छी कोचिंग, इवन विजन आईएएस ने भी इंग्लिश मीडियम के बैच खोले हैं मुखर्जी नगर में। और आपको बता दूं, सब जितने कोचिंगों ने खोला, अच्छे कोचिंगों ने खोला, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी बगल में है, वहाँ बच्चे काफ़ी आ गए, और वापस इंग्लिश मीडियम के बच्चे मुखर्जी नगर में रहना प्रारंभ कर चुके हैं। मैं तो अब देखता हूँ कि जो पहले माहौल था 2012 और 11 में कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफ़ी मिलते थे, क्योंकि इन जनरल इंग्लिश मीडियम के बच्चों का बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा होता है, चाहे वो स्कूल के सेंस में हो या कॉलेज के सेंस में हो। तो जब इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बच्चों का इंटरेक्शन होता है, साथ में रहते हैं, एक पीजी में रहते हैं, तो कुछ वो सलाह देता है, तो ज़्यादा अच्छा से आपका विकास होता है, ज़्यादा अच्छा से पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अब हम लोग विजन आईएएस की बात करते हैं, तो विजन आईएएस अपने आपको पता है कि फाउंडेशन कोर्स के लिए फेमस है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में। हम लोग फिर से वही मैं बताता हूँ कि जब हम लोग तैयारी करने आए थे तो इंग्लिश मीडियम का मटेरियल पढ़ते थे, जो करोल बाग या फिर अच्छे कोचिंग में इंग्लिश मीडियम में चलता था, और इंग्लिश में पढ़ते थे, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं था। विजन आईएएस ने क्रांति ला दी इसमें। जो इंग्लिश मीडियम में विजन आईएएस का मटेरियल है, जो सारे बच्चे पढ़ते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी कोचिंग, वो पूरा ट्रांसलेट होके अच्छी भाषा में हिंदी में आ गया है। अब वो हिंदी मीडियम बच्चों को अब वो नहीं बचा है, कन्फ्यूजन नहीं है कि मुझे किस कोचिंग का मटेरियल पढ़ना है। हिंदी में इंग्लिश लेवल के क्वालिटी का मटेरियल आ गया है, और कन्फ्यूजन है नहीं, तो अब तो हिंदी मीडियम को ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि अभी का जो समय है वो ओवर इनफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे आपको एकदम सटीकता आ गया कि मुझे यही पढ़ना है। दूसरी बात, विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज, विजन आईएएस प्रारंभ हुआ था टेस्ट सीरीज से ही। पूरा जो यूपीएससी इंडस्ट्री में बच्चों को कैसे अपने आप को जांचना है, तो उसका शुरुआत विजन ने ही किया था। तो चाहे वो प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज हो या मेंस का टेस्ट सीरीज हो, मुखर्जी नगर में इसके बड़े अच्छे सेंटर हैं टेस्ट सीरीज के। और उसके अलावा जो मेंटरशिप, विजन ने फिर से ये एहसास किया कि ठीक है, क्लास में फैकल्टी बच्चों को रास्ता दिखा देता है, और भी लोग रास्ते दिखाते हैं, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बच्चे का एकेडमिक के साथ साथ नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम भी सॉल्व करे। हम लोग काफ़ी बच्चों से मिलते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि एकेडमिक प्रॉब्लम तो जस्ट 15-20% है, असली प्रॉब्लम नॉन एकेडमिक होता है। किसी का फैमिली इशू चल रहा है, उस कारण से पढ़ नहीं पा रहा है, किसी का कुछ भी तबीयत खराब है, 1 महीना तबीयत खराब रह गया, उसको लगता है कि हम बहुत पीछे हो गए, तो वहाँ पे जो आधा घंटा 1 घंटा बैठ के बस उनका जो बात सुनते हैं, जो अपना सलाह देते हैं, उसी से वो मोटिवेट हो जाता है। तो विजन ने पूरा मेंटर्स की एक टीम बनाई है मुखर्जी नगर में। वो टेस्ट सेंटर के नीचे ही बैठते हैं, सभी सेंटर पे कुछ मेंटर्स होते हैं। इसके अलावा क्लासरूम में आपको मेंटर दिया जाता है कि ठीक है, फैकल्टी से वहाँ इंटरेक्शन किए, क्लास के बाद अपने मेंटर्स को कॉल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो। मेंटर्स ऑफिस में बुला के बात कर सकता है, यहाँ तक कि अगर आप दूर रहते हैं तो ऑनलाइन भी आपसे बात करते हैं। इसके अलावा जो विजन में जो मैंने कहा कि टॉपर्स टॉक एनी टाइम, मतलब हमेशा महीना में एक ना एक होता रहता है, जहाँ पे टॉपर से आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो। उसके अलावा विजन बहुत सारे ओपन सेशन लेता है, जहाँ पे रिटायर ब्यूरोक्रेट्स आते हैं,
जहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिटेल में एनालिसिस कराया जाता है। विजन के जो स्ट्रीम फैकल्टीज़ हैं वो ओपन सेशन में हर सब्जेक्ट का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका मास्टर क्लास लेता है। तो आप अगर मुखर्जी नगर में हैं तो आराम से आप सेंटर पे जाके, और चाहे किसी भी कोचिंग के हों या फिर कोचिंग के नहीं हो, तो आप जाके वो सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो जो पूरा इकोसिस्टम, अब तो विजन आईएएस ऑप्शनल सब्जेक्ट का भी टेस्ट सीरीज चलाता है, तो वो भी आपको सुविधा मिल रहा है। तो जो पूरा एक इकोसिस्टम चाहिए बच्चे को, पीयर ग्रुप लर्निंग चाहिए, जो मैंने कहा था, वो आपको मुखर्जी नगर में विजन आईएएस सब पूरा देता है। मैम, अब तो एक लंबी बातचीत हमने किया है इस मुखर्जी नगर इकोसिस्टम और यूपीएससी की तैयारी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। मैं इससे थोड़ा अलग हट के थोड़ा सवाल पूछना चाहूँगा। आपका तो एक लंबा इंटरेक्शन रहा है स्टूडेंट्स के साथ, इतने वर्षों से आप पढ़ाती आई हैं। क्या अनुभव रहा है ओवरऑल एक इकोसिस्टम को लेकर, मतलब यहाँ मुखर्जी नगर में, और क्या कुछ चुनौतियाँ भी देखती हैं, क्या ऑब्जर्व किया है आपने? तो मैम थोड़ा उसके बारे में बताएं हमें। अगर मैं अनुभव की बात करूं तो जैसा अभी सर ने बताया था कि बिल्कुल मुखर्जी नगर एक इकोसिस्टम का काम कर रहा है, और वो भूमिका तो है ही है। अगर मैं स्टूडेंट इंटरेक्शन के बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन डिटेल में साझा करना चाहूँ तो एक बदलाव देखने को मिला है। जैसे शुरुआत में जब ये पढ़ने पढ़ाने की दौर की शुरुआत हुई, तब मैं ये देख रही थी और सामान्यतः मेरी ऐसी समझ बनी थी कि शायद जो प्रिविलेज या अच्छी आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवार हैं वहीं से बच्चे यूपीएससी की तैयारी के लिए आ रहे हैं। लेकिन समय के साथ मैंने ये अनुभव किया और देखा कि बहुत ही हम्बल परिवार, जिनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी उतनी अच्छी नहीं है, वो भी संसाधन मैनेज करके अपने बच्चों को यूपीएससी तैयारी के लिए भेज रहे हैं। और ना वो सिर्फ बच्चे आ रहे हैं बल्कि सफलता की कहानियाँ लिखकर हजारों एस्पिरेंट्स को मोटिवेट भी कर रहे हैं। तो ये जो मोटिवेशन है, ये जो प्रतिस्पर्धा भरा माहौल है, ये मुखर्जी नगर में काफ़ी सकारात्मक रूप से हमें देखने को मिलता है। यहाँ हर गली नुक्कड़ पर, चाय पर, जैसा सर ने बताया, चर्चा होती है तो किस बारे में? यूपीएससी या उससे जुड़े हुए विविध आयामों के बारे में। लेकिन आप देखोगे कि अगर कुछ सकारात्मक पक्ष है तो कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आती हैं। चुनौतियां क्या है कि एक बच्चा, आप जरा सोचिए, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया है। वहाँ जीवन की जो गति है, जो दृष्टिकोण है, वो बिल्कुल अलग है। और अचानक से वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में, मेट्रो सिटी में आता है, जहाँ जीवन की गति, दृष्टिकोण, नज़रिया सब बदल जाता है। तो कई बार ये चकाचौंध बच्चों को भ्रमित करने का काम भी करती है। यहाँ का अपना एक प्रतिस्पर्धी माहौल है, लेकिन अगर उस कॉम्पिटिटिव माहौल को आप सकारात्मक ढंग से ना लें, उसे एक दबाव की तरह देखने लगें, तो ये आप में मानसिक दबाव और तनाव की समस्या भी पैदा करता है। कई बार बच्चे लंबे समय से अपने घर परिवार से दूर रहते हैं, तो ये भी उनमें हताशा का भाव सृजित करता है। और साथ ही मैंने जैसे पहले बताया था कि कोई वनडे एग्ज़ाम तो है नहीं, आपको लंबा समय देना है तैयारी में। तो कई बार बच्चा किसी भी एक स्तर पर अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, या कुछ समय के लिए टूट जाता है। तो ऐसी कुछ चुनौतियां भी हमें देखने को मिलती, क्योंकि एक हब है यहाँ, जहाँ सकारात्मक पहलू है तो वहाँ कुछ चुनौतियां या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी डीमोटिवेटिंग हो सकती है। लेकिन इसी में फिर ये हब है तो ये आपको सकारात्मक ऊर्जा देने का भी काम करता है। जैसा मैंने पहले बताया था, ऐसी कहानियाँ भी हमें सुनने को मिलती है। कुछ टॉपर्स ऐसे भी रहे जो 2, 3, 4 बार प्रारंभिक परीक्षा तक को उत्तीर्ण नहीं कर पाए, और उसके बाद न सिर्फ उन्होंने सिलेक्शन लिया बल्कि सिलेक्शन में भी टॉप 30, टॉप 20 इस लिस्ट में अपना नाम वो अंकित करवा पाए। साथ ही यहाँ अब मेंटरशिप का माहौल, जैसा पहले बताया गया था, है, तो वहाँ से भी बच्चों को सहायता प्रदान की जा रही है कि उनकी किसी भी तरह की मानसिक समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तो उनका समाधान भी किया जा सके। तो जो एक मिला जुला निचोड़ है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब चुनौतियों के साथ साथ काफ़ी अवसर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे सहयोग लेकर विद्यार्थी जो है आगे बढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी को एक मुकाम तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल। तो मैम ने जैसा कि अपने अनुभव को तो साझा किया सर, तो मैं अब आपके अनुभव पे आना चाहता हूँ और एक्सपीरियंस पे सर, कि कैसे आप मुखर्जी नगर को एक केंद्र के रूप में, या करोल बाग भी बोल सकते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम का केंद्र रहा है वर्षों से, और देश के अन्य केंद्रों के बारे को कैसे देखते हैं जो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं बच्चे? देखिए, पहले तो मैम से जो आपने सवाल पूछा था उसमें आदित्य जी मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं जो काफ़ी बच्चों से मैंने मिला, और कुछ बच्चे ऐसे हैं
जिनसे मिलके हमको मोटिवेशन होता है, जी सर। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन। कैसे? तो कुछ बच्चे ऐसे मुझे मिले हैं जो किसी कारण से जैसे मेंटरशिप या ऐसे मिलने आए थे, तो वो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया और उनसे पूछिए कि क्यों आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया और मुखर्जी आए क्यों, जब ज्वाइन करना ही नहीं था तो मुखर्जी आए क्यों? तो बोले सर उतना पैसा नहीं था कि हम कोई कोचिंग ज्वाइन करें और आए हैं मुखर्जी माहौल के लिए, उस इकोसिस्टम के लिए। तो हम लोग यहाँ फिर जब पैसा नहीं है तो कैसे रह रहे हो? तो उनसे जब बात किए तो आश्चर्य लगा कि वो आसपास के एरिया में या फिर चूँकि वहाँ मुखर्जी का कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, तो मेट्रो से थोड़ा दूर जाके कुछ ना कुछ काम करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं और सबसे ज़्यादा मैंने देखा ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। जो लड़का आ रहा है अपने दम पे, वो पढ़ने में अच्छा है तो ट्यूशन में यहाँ ठीक ठाक मिल जाता है। तो वो उन्होंने मुझे बताया बच्चों ने कि मैं तो यहाँ से रहता हूँ और घर पैसा भेजता हूँ घर में अपने मतलब पेरेंट्स को, तो इसी पैसे पे वो भी रह रहे हैं। मतलब इतना हम प्राउड फील हमको हुआ और वो यहाँ पे मुखर्जी में रह ही रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको यूपीएससी की तैयारी करनी है, इकोसिस्टम मिल रहा है, प्लस जो रहने का खर्च भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब आता है कि जो हब के बारे में आपने पूछा, तो जैसा मैंने पहले डिस्कस किया आपको कि बहुत सारे बच्चे घर से तैयारी करते हैं और कुछ बच्चे एक्चुअली में घर से तैयारी करते हैं और सिलेक्शन निकालते हैं, टॉपर्स बनते हैं। लेकिन जब उनसे बात कीजिए कि आपने घर से तैयारी किया तो कहाँ से हेल्प लिया, क्या लिया, तो बोला सर मैंने खुद से किया है, लेकिन हाँ मेरा ग्रुप था। उनका बैकग्राउंड देखिए तो कोई आईआईटी से है, कोई आईएम से है, कोई सेंट स्टीफन से है। उनका एक ग्रुप है जिस पे वो डिस्कस कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपना इकोसिस्टम बना लिए हैं। वो आपको लगता है कि वो सिलोज में एकांत में रह के पढ़ रहे हैं, नहीं, वो अपना इकोसिस्टम बना लिए हैं। 5-6 लोगों का ग्रुप है जो डिस्कस करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक दूसरे को नोट्स शेयर करते हैं। मुखर्जी नगर में वो चीज़ आसान हो जाता है, हब में वो चीज़ आसान हो जाता है। करोल बाग में काफ़ी इंग्लिश मीडियम का हब है और काफ़ी सिलेक्शन भी होता है, तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो अच्छे बैकग्राउंड के भी हैं, तो क्यों करोल बाग ही आते हैं और यहाँ से ही क्यों सिलेक्शन होता है या मुखर्जी नगर से क्यों सिलेक्शन होता है, जो किसी अन्य जगहों से सिलेक्शन आप देखिएगा उतना रेशियो आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसका वही कारण है इकोसिस्टम। वो जब अन्य जगह से बच्चे पढ़ते हैं तो क्या होता है कि 1-2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट जो वही गलतियां बार बार रिपीट हो रहा है और धीरे धीरे टूट जाते हैं। जो मेंटल स्ट्रेस की हम बात करते हैं, यहाँ पे पीयर ग्रुप आपको पुश करता है और आप लगे रहते हैं और चूंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स काफ़ी है तो आपका सिलेक्शन होता है। दिन प्रतिदिन लोगों को देखकर सीखते भी तो हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने तो गौर किया है कि जितना मैं दूसरों से सीखता हूँ, खासकर जो अपनी गलती पता ही चलती है दूसरों से बात करके कि अच्छा मैं ये गलती कर रहा था, अपने जैसे लोगों से बातचीत हाँ करके। हाँ, कि रिवीजन में मैं ये गलती कर रहा था। जैसे हम लोग का रहता है कि मुखर्जी नगर में काफ़ी बच्चों का मैं देखता हूँ कि प्रीलिम्स निकल गया और मेंस की तैयारी भी नहीं हुई है। जब उनको मालूम चलता है नहीं मेंस की तैयारी साल भर करनी होती है, साल भर रिवीजन करना होता है, उस बार तो मिस्टेक हो चुका है, फिर वो अगला बार तैयार रहता है, फिर वो साल भर वो चीज़ पढ़ता है। तो हब जो है उसका जो इकोसिस्टम वो इंटेंजिबल है, कोई ऐसे आए उसको दिखेगा ही नहीं कि ऐसा इकोसिस्टम है। जब आप वहाँ रहेंगे, फील करेंगे और एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है वो आप एहसास करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ इकोसिस्टम है। इसी में सर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि आपने बताया कि कुछ बच्चे घर रहकर तैयारी कर रहे होते हैं, उनका अपना एक इकोसिस्टम बनता है। अच्छा, वो लोग भी यहाँ के इकोसिस्टम का समय समय पर लाभ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कुछ बच्चे मैंने देखा है कि मेन से कुछ समय पहले यहाँ सिर्फ टेस्ट देने के लिए आते हैं। हाँ, कुछ बच्चे स्पेसिफिक, चाहे उनको रूम ना मिले, वो होटल्स में रहते हैं, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट से पहले पर्सनैलिटी टेस्ट अभ्यास के लिए आते हैं। तो ये सारे लाभ भी जो बच्चे घर रहकर तैयारी कर रहे हैं उनको इसी इकोसिस्टम के माध्यम से मेंटरशिप मिलते कार्यक्रम हैं। भी तो ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनसे भी जुड़ रहे हैं। और मैम जैसे बहुत सारे बच्चे जैसे कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जो लक्ष्मी नगर में रह रहे थे। अब है कि हमसे हम पूछे कि लक्ष्मी नगर में क्यों रह रहे हो, तो बोले कि सर वो स्टूडेंट एरिया है इसलिए रह रहे हैं। 6 महीने बाद जब मिले तो देखिए मुखर्जी नगर में रह रहा है। बोले क्यों?
तो सर वहाँ यूपीएससी का इकोसिस्टम नहीं है, किसी और अन्य एग्ज़ाम का इकोसिस्टम है, हमको बाद में एहसास हुआ। तो जो दिल्ली में भी अलग थोड़ा दूर पे रहते हैं तो इकोसिस्टम का लाभ तुलनात्मक रूप से कम मिलता है। तो मेरा तो हम हमेशा कहते हैं कि जो हब है, चाहे मुखर्जी नगर हो या करोल बाग है, इससे कहीं और आप दिल्ली में रह रहे हैं, कहीं और इससे दूर पे रह रहे हैं, तो मतलब आप रीजनल सेंटर वाला आपको फीलिंग आएगा, जहाँ पे आप हब का वो फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो हमने इस विषय से जुड़े मतलब लगभग पक्षों पे बातचीत कर ली है, जैसा हमें लग रहा है ऐसा। तो इसलिए मैं अब अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अंत में कोई सलाह या कोई मोटिवेशनल कोई बात आप कहना चाहें स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप बताएं। मैं बिल्कुल, देखिए सबसे पहला और सबसे सीधा सा सुझाव विद्यार्थियों के लिए रहेगा वो ये है कि सोच समझ कर निर्णय लें। किस किस बारे में आपको आकर तैयारी करनी है, इस निर्णय पर भली भांति विचार करें। इसके बाद अगर आप मुखर्जी नगर आकर रहना चाह रहे हैं तो आपका क्या बजट है, किस तरह का रहने का जो पूरी व्यवस्था है वो आप अपने लिए कर सकते हैं, इस बारे में भी पूरा विचार कीजिए। साथ ही बहुत सारे बच्चे आते हैं, क्लासरूम प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं, तो अच्छे से कोचिंग संस्थानों में जाएं, बातचीत करें और निर्णय लें कि आपके अनुसार कौन सा संस्थान आपके लिए सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जहां से आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता मिल सकती है। इसी के साथ आपका जो एक ग्रुप बनता है, पीयर ग्रुप, वो अहम भूमिका निभाता है। तो आप किन लोगों को अपने उस ग्रुप या समूह में शामिल करते हैं, ये निर्णय बड़ा ही सोच विचार कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी संगत सही नहीं है तो आप अपने लक्ष्य से भ्रमित भी हो सकते हैं और आपके माता पिता इतने कठिन परिश्रम से जो आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उनके स्वप्न को आप धूमिल कर सकते हैं। इसलिए आपका ग्रुप हो, अच्छा हो, अध्ययन के मामले में आपके लिए सहयोगी बने, ये सुनिश्चित करते हुए आपको अपना ग्रुप बनाना है। और साथ ही फोकस्ड होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करें, किसी भी भटकाव या चकाचौंध से बचें। जितने आपकी जीवन का तरीका सरल होगा, जितना आपका व्यक्तित्व सरल होगा, उतनी ही संभावना बनती है कि आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। लेकिन इस क्रम में कहीं भी अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की अवहेलना आपको नहीं करनी है, क्योंकि ध्यान रहे, स्वास्थ्य ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी है। स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। यही मेरे सुझाव है। आगे मैं चाहूँगी कि सर आपको अपने कुछ सुझाव दें। हाँ सर, आप सर अब इन जनरल हम बच्चों को ये भी कहते हैं कि मुखर्जी नगर में खासकर मैंने देखा है कि बच्चे रात में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। शुरू में ठीक लगता है, कुछ ठीक है, जब भी जो कंफर्टेबल हो, लेकिन जब अटेम्प्ट्स बढ़ता है और आपका ये रूटीन लगातार आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी बच्चों को आपको सर दर्द का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो बेटर है कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है आपका, उसको ख़राब ना करें। मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान रखें। हाँ, कि अगर बेहतर है कि अगर जैसे 6-7 बजे अगर उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करें, दौड़ें, रनिंग करें। मुखर्जी नगर में काफ़ी पार्क्स हैं, गांधी विहार में काफ़ी पार्क्स है, तो आप वहाँ दौड़ सकते हैं। उसके बाद आके मॉर्निंग में अगर 4-5 घंटे का स्लॉट अगर लाइब्रेरी में आप मोबाइल ऑफ करके निकाल लेते हैं तो दिन भर में 8 घंटा मिनिमम पढ़ाई हो ही जाएगा। शाम में अच्छा, मुखर्जी नगर में लोग आते हैं काफ़ी बच्चे इकोसिस्टम के लिए, और आपको विश्वास नहीं होगा कि बहुत सारे बच्चे अपना जो कमरा बंद करते हैं तो वो सिलोज में खुद चले जाते हैं, जैसे वो खुद घर पे रह रहे हों और किसी संपर्क नहीं है। वही हाल मुखर्जी नगर में भी हो जाता है। नहीं, यहाँ आए हैं तो इकोसिस्टम का लाभ लीजिए। उस इकोसिस्टम का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि आपको अच्छा, जो मैम ने कहा कि ग्रुप बनना चाहिए, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उस ग्रुप के साथ शाम में 1 घंटा मस्ती भी करें, जैसे चाय पीना, डिस्कस करना। वो आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी एक थेरेपी की तरह काम करता है। तो सिर्फ वो जो एक दिमाग में हमारा परसेप्शन होता है कि 15-15 घंटे पढ़ने हैं, ऐसा नहीं, ओवर नहीं करना है हमें। 8-9 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं उसमें भी चल जाएगा, और कुछ टाइम अपने दोस्तों के साथ, फ़ोन पे अपने परिवार के साथ ज़रूर बात करें। इससे मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। कुल मिलाकर मतलब सारे पक्षों को ध्यान में रखना है, इसमें मेंटल हेल्थ भी काफ़ी आवश्यक है। केंद्र तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ धैर्य और एक सही रणनीति भी होनी चाहिए, और आपकी पीयर ग्रुप की भूमिका भी है, जैसा आपने बताया मैम, आपने सर बताया। तो सर, आप सब दोनों लोगों का धन्यवाद।
आप लोगों ने काफ़ी विस्तार से और काफ़ी स्पष्ट तरीके से सारी चीज़ों को बताया, और मैं आशा करता हूँ कि एस्पिरेंट्स तक भी ये मैसेज क्लियर ही पहुँचेगा। आशा है कि आप सभी लोग, सुनने वाले एस्पिरेंट्स, सभी इस बातचीत को सुनकर लाभान्वित हुए होंगे, और इसी तरह की और भी बातचीत को सुनने के लिए विजन IAS की इस YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।